हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस का एक मॉक लगाएंगे। ये सभी प्रश्न वन दरोगा के एग्जाम में पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ऑलरेडी करवा दिया है। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आपको उन वीडियो को देखना है, तब जाके आपको इस टेस्ट को लगाना है। इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना है कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है क्या वो आपको अभी तक याद है या नहीं है। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को स्वयं से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, फिर ऑप्शन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर सिलेक्ट करना है। उसके बाद वीडियो प्ले करके आंसर देखना है। ओके, तो ऐसे करते करते आपको लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका जो फाइनल स्कोर होगा उसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी करनी है, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी करनी है और फाइनल स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर्सेनिक में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आर्सेनिक में कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक में 5 होते हैं क्योंकि ये पेंटावेलेंट होता है। ओके, ये सब मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है, तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले उनको जरूर देख लें। ओके, इसमें मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करने लग गया तो 100 क्वेश्चन की ये जो वीडियो होगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सी उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस सक्रिय चारकोल द्वारा कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं होती है। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हीलियम। जो हीलियम है, हीलियम ऐसी नोबेल गैस है जो सक्रिय चारकोल द्वारा कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से हरे सवाल का उदाहरण। ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास। ओके, क्लेमाइडोमोनास। और इसके साथ साथ मैंने आपको और भी बताया था कि रेड को क्या बोलते हैं? रोडोफाइटा। ओके, फियोफाइटा हो गया ब्राउन एल्गी, और इसके एग्जाम्पल भी बताए। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कई हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, इसमें क्या होता है कि छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा है नाभिक बनाते हैं। ओके, और फिजन में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नाइट्रोजन कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिक नहीं है? ओके, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, यूरिया होता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं होता है। ओके, C6H12O6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सदिश राशि कौन सी है? तो वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है, तो जो मोमेंटम होता है हमारा यानी संवेग, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है? फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को। और जाइलम किसको करता है? जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पदों के साथ एक नाम प्रदान करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस द्वारा दिया गया था ये प्रणाली, इसको क्या कहा जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विस्थापन में परिवर्तन और उन समय अंतरालों द्वारा विभाजित किया जाता है जिनमें विस्थापन हुआ हो तो उसे क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड, एवरेज मोमेंटम, एवरेज वेलोसिटी, क्या कहा जाता है? तो एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है उसको, यानी कि औसत वेग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का आणविक सूत्र क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है चीनी का। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, अभी तक हो गए होंगे याद। 4 ये हैं और 4 और अभी आगे आएंगे, वो मतलब टोटल 8 याद होने चाहिए आपको इस वीडियो से। ओके, तो चीनी का पूछा गया, तो चीनी का होता है C12H22O11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फाइलेरिया का कारक जीव कौन है? फाइलेरिया का कारक जीव कौन है? ओके, टेप वॉर्म है, रिंग वॉर्म है, बैक्टीरिया या वुचेरिया है? तो इसका आंसर है वुचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का संरक्षण नियम किसके द्वारा विकसित किया गया था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसके द्वारा? तो ये किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ओके, न्यूटन। और किससे प्रूव कर सकते हैं? गति का जो दूसरा नियम है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की 2 परतें डैश द्वारा आपस में जुड़ी होती है। 2 लेयर्स की बात हो रही है, 2 कार्बन की बात नहीं हो रही है। ओके, कार्बन कार्बन की बात होती है तो कोवैलेंट आता। ओके, लेकिन यहाँ पे लेयर की बात हो रही है, 2 परतें, तो 2 परतें आपस में कैसे जुड़े होते हैं? वान डेर वाल फोर्स से। ओके, इसका राइट आंसर हो गया वान डेर वाल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त में एक विषैला पदार्थ कौन बनाता है? उस विषैले पदार्थ का नाम क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कौन बनाता है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी
के उत्तल लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की दूरी क्या है यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष से 15 सेंटीमीटर लंबवत रखी गई हो। ओके, तो फोकस दे रखा है हमें 10 और वस्तु यू की वैल्यू है -15। ओके, ये माइनस क्यों लेते सब बता रखा है मैंने आपको। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में रख रहा हूँ 1/10 इज इक्वल टू वी निकालना है हमें। और ये यहाँ पे लेंस की बात हो रही तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ओके, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/v 1/10 माइनस 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका एलसीएम 30, 3 और 2 यानी 1/30 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 30। ओके, 30 सेंटीमीटर। ओके, इन सबको मैंने डिटेल में करवा रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं, तो आप पहले उन वीडियो को देख लें जो 5 वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल से करवाया है इन सब चीज़ को, तो वो देख सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है तो घर्षण के समान द्रव्य गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन एनालोगस टू द फ्रिक्शन व्हेन अ सॉलिड मूव ऑन अ सरफेस कॉल्ड? क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं इसे? टेंशन बोलते हैं या फ्लूइड ग्रेविटी बोलते हैं या विस्कोसिटी? तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। ओके, श्यानता बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में बने रहने तथा कक्ष से अलग ना होने के लिए एक पिंड को जो न्यूनतम वेग बनाए रखना चाहिए वह डैश कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रेणी क्रम में ये 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। ओके, इजी क्वेश्चन है ये। जब श्रेणी क्रम की बात हो तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं यानी कि 6 और 4 10 और 5 15। इसका आंसर कितना हो गया? 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन से बंध बनाता है? ओके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन से बंध बनाता है। ओके, पीछे भी ये क्वेश्चन आ गया। तो कौन है वो? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि एक विषैला पदार्थ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट विच जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑपरेट? भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर संचारित होते हैं? ओके, कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो 35,800। ओके, 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई से, यानी सरफेस है इससे इतनी हाइट जाएंगे 35,800। तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाते हैं या फिर कितने घंटे में? तो 24 घंटे, 24 घंटे या फिर एक दिन, यानी ये पृथ्वी के साथ साथ ही घूमते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैंने आपको लो अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सब करवा रखा है मैंने आपको, तो ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमि का एक टुकड़ा लिया हमने, उसमें पहले कुछ लगाया था, फिर अब कुछ लगाएंगे, नेक्स्ट सीजन में कुछ और लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? 3 तरह का मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से हम खेती कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। ये 3 मेन है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कब करते हैं, मतलब कि सीजन वाइज कब करते हैं हम खेती? इस सीजन कुछ लगाया, अगले सीजन उसी खेत पे हम कोई और फसल लगाएंगे, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ओके, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं इसको। और इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में लगाते हैं लेकिन एक पैटर्न में लगाते हैं, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में कोई पैटर्न नहीं होता, 2 या 2 से अधिक फसलों को हम ऐसे ही लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करेगा निम्न में से? बैक्टीरिया करेगा नहीं, प्रोटोजोआ करेगा नहीं, फंगी करेगा नहीं, एल्गी करेगा। एल्गी क्यों करेगा? क्योंकि कुछ एल्गी ग्रीन भी होते हैं और ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ध्वनि का उपयोग वृक्क में छोटी पत्थरियों को तोड़ने के लिए किया जाता है? यानी किडनी में जो छोटे स्टोन होते हैं उनको तोड़ने के लिए किस साउंड का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक का किया जाता है। इसके और भी उपयोग बताए थे मैंने आपको। ओके, ईसीजी में होता है इसका, अल्ट्रासोनोग्राफी में होता है, और भी जैसे कि डैम में दरार आ गई उसका पता लगाने के लिए, ऐसे स्थान को साफ करने में जहाँ जाना कठिन है, ये सब उसके उपयोग है। सोनार में यूज होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरल का अपवर्तनांक क्या है? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यदि एक जादूगर n इज इक्वल टू 1.47 वाले कांच के एक लेंस को तरल के एक कुंड में गायब कर देता है? ओके, तो
गायब तभी होगी जब दोनों का अपवर्तनांक सेम होगा। या फिर मैंने इसको आपको फॉर्मूले के थ्रू भी डिराइव करके बताया था। फॉर्मूले के थ्रू कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n = c/v। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1.47, सेम होगा इसके बराबर। दोनों का जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति से वृत्ताकार पथ का अनुसरण करने पर वस्तु की गति को क्या कहते हैं। ओके, स्थिर गति से वृत्ताकार पथ का अनुसरण करने पर वस्तु की गति को क्या कहते हैं। ओके, सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में क्या कांस्टेंट रहता है, स्पीड, जबकि वेलोसिटी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है। ओके, एलिमेंट्री कैनाल में किस प्रकार की मसल्स पाई जाती है। तो सारे मसल्स मैंने आपको बताए थे, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ओके, एपिथेलियल मसल्स, एपिथेलियल के भी टाइप बताए थे मैंने आपको, क्यूबिकल और जितने भी होते हैं, सिलिएटेड, सब बता दिया था मैंने आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारे आहार एलिमेंट्री कैनाल में कैसी मसल्स पाई जाती है, तो स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म को साझा करने से बनने वाला आबंध। ओके, जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है। तो मैंने आपको बताया था ये भी, कौन सा बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी आबंध या फिर कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो सिंगल बॉन्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड, और जब तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिकों को सामान्यतः डैश कहा जाता है। ओके, एलिमेंट और कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं। जो एलिमेंट और कंपाउंड यानी तत्व और यौगिक ये क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो इनको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ओके, शुद्ध पदार्थ। ओके, मैटर को दो भागों में बांटा गया यानी प्योर और मिक्सचर में। ओके, प्योर में क्या हो जाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu2O और Cu2S के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इन दोनों की जब रिएक्शन करवाते थे हम, Cu2O प्लस Cu2S, तो क्या बनता था, S और O, SO2 तो बनता था एक, और Cu एक ये बच जाता था, यानी कि SO2 और Cu बनता था। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि Cu और SO2 ये बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है इनमें से, तो ER प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन राइजोसोम होता है। ओके, बाकी कुछ भी नहीं होता, बस राइजोसोम पाए जाते हैं। ओके, डिफरेंस बताया था मैंने आपको दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट देखते हैं, आँख की वह पतली झिल्ली कौन सी है जिससे होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है और नेत्र गोलक पर एक पारदर्शी उभार बनाता है। ओके, इस टाइप का था वो, इसका नाम क्या था, कॉर्निया। ओके, आँख के बारे में बता दिया था मैंने आपको, आँख का डायग्राम भी दिखा दिया था आपको। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलेन के अभिकर्मक में डैश होता है। टॉलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस। ओके, AgNH3 का होल ट्वाइस ये होता है। ओके, इसका उपयोग किस में करते थे हम, एल्डिहाइड के टेस्ट में। ओके, एलिफेटिक या एरोमेटिक जैसे भी एल्डिहाइड है उनका टेस्ट करने के लिए करते थे। ठीक है, इस जब ये टेस्ट करते थे तो क्या मिलता था, एक Ag मिलता था, बहुत चमकदार Ag मिलता था, इसलिए इसको बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ओके, इसका दूसरा नाम क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो Ag बनता है लास्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी को वर्षा में बहाव से बचाने के लिए अलग अलग फसलों को एकांतर पंक्ति में अलग अलग समय पर बोने की प्रथा क्या कहलाती है। ओके, एक हम पैटर्न में लगा रहे हैं। ओके, अलग अलग फसलों को एकांतर पंक्तियों में लगा रहे हैं, अलग अलग पैटर्न में लगा रहे हैं। तो जब हम पैटर्न में लगाते हैं तब क्या बोलते हैं, और एक से ज़्यादा फसल है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। अगर ये पैटर्न की बात नहीं होती तब इसका आंसर होता मिक्स्ड क्रॉपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राशियों की किस श्रेणी से चाल संबंधित है। ओके, चाल कब पूछा गया है कि वेक्टर है कि स्केलर है, यानी स्पीड क्या है, स्केलर है, यानी कि क्या है, अदिश राशि है। ओके, और जबकि वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बूझा चुना स्लेक्ट लाइम कहा जाता है। स्लेक्ट लाइम किसको कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, और इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये टेबल मैंने आपको बोला था कि इसे याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैलोरी ऊर्जा का मान क्या होता है। एक कैलोरी ऊर्जा बराबर कितने जूल, तो 4.186 जूल,
4.186 जूल, इतना होता है 1 कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 ओम के विद्युत लैंप और 4 ओम प्रतिरोध के एक चालक को श्रेणी क्रम में संयोजित करने वाले परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ओके, तो देखिए श्रेणी में लगाना है, श्रेणी में जोड़ देते हैं डायरेक्ट, 20 और 4 24 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, 24 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे बल जिनके लिए किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो दो टाइप के फोर्स बताए थे मैंने आपको, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से थे, जो पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जैसे ग्रेविटी हो गया, बायोंसी फोर्स हो गया। ओके, और जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, यानी पाथ पे डिपेंड करते हैं कि इधर से जाएंगे तो कम काम करना पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जाम्पल क्या था, फ्रिक्शन, घर्षण बल, ये क्या था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमसे पूछा गया कि जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बफरिंग एक्शन ऑफ एसिडिक बफर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स पीएच इज इक्वल टू, कितना होना चाहिए इसका पीएच मैक्सिमम के लिए, तो इसका पीएच कितना होना चाहिए, पी की पावर के ए के बराबर, पी की पावर के ए के बराबर। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओके, बफर सॉल्यूशन के बारे में बताया था, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेस बफर सॉल्यूशन, और ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बारे में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बारे में, ओजोन में जो क्षय हो रहा था उसके बारे में। ओके, ओजोन में जो क्षय हो रहा था उसके बारे में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, और ये कब साइन किया गया था, डेट क्या थी इसकी, 16 सितंबर, इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पाद के द्रव्यमान में अंतर को क्या कहते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते थे, मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट, यानी जो हम मान रहे हैं वो एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल कुछ और होता है, और कितना होता है, मतलब जो हमने माना और जो एक्चुअल उनमें कितना डिफरेंस है, उसी को बोलते थे मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरी कंडक्टर का यूज नहीं करता है। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर तो करता है, ओके, लाउड स्पीकर भी करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी करता है, लेकिन जो एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर क्या काम करता है, हवा की स्पीड को मापता है। ओके, तो ये जो है अपना करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ नहीं करता एनीमोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले की खेती में निम्नलिखित में से किस कायिक प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है कि केले की खेती के लिए हम केले का कौन सा पार्ट लगाते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, राइजोम, प्रकंद। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में 3 थे, लेयरिंग, क्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। इसके साथ साथ मैंने आपको ये सब भी बताया था, और इसी में देखिए यहाँ पे राइजोम, बनाना हो गया, टर्मरिक, जिंजर, ये सब हो गया, इन सबको राइजोम की सहायता से इनका नया प्लांट उगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभ को, जो हमारे वर्टिकल होते हैं कॉलम, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, समूह बोला जाता है, यानी कि ग्रुप बोला जाता है। और जो ऐसे में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ओके, पीरियड्स यानी कि आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना है, 1 नंबर बन जाएंगे आपके यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य पीएच मान किसको दर्शाएगा, शून्य पीएच, 0 से लेके 14 तक होता है पीएच, इसके बीच में होता है 7, यानी न्यूट्रल। शून्य पूछ रहा है तो शून्य कितना होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि जब वायु के माध्यम से यात्रा करती है उस समय बनने वाले निम्न दाब कौन सा है। ओके, जब ध्वनि वायु के माध्यम से यात्रा करती है तो उस समय बनने वाला निम्न दाब कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ओके, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में बताया था, जहाँ पे पास पास होते हैं वो होते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो निम्न दाब कहाँ पे होगा, जहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा और डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, वहीं पे क्या होगा, निम्न दाब बनेगा। तो निम्न दाब कहाँ पे बनता है, रेयर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, और ये कैसे पता चलता है हमें, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ, उससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। ओके, विद्युत धारा को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मापता है, कैल्विनोमीटर नहीं मापता, ये क्या करता है, जो विद्युत धारा की दिशा को मापता है कि किस दिशा में। पोटेंशियोमीटर जो विभव को, और जो वोल्ट मीटर है ये किसको नापता है, वोल्टेज को। ओके, तो अमीटर बच गया हमारा, अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। ईट पगनाच, ईट पगनाच, यानी इलेक्ट्रॉन की थी टॉमसन ने, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने। ईट पगनाच, ठीक है। ईंट पर नाच मत करना, बहुत सारे ईंट पर नाच कर देते हैं कि रदरफोर्ड, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने नहीं की थी, ठीक है, ये गलत फहमी है सबको। प्रोटॉन की किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H6O2 का सामान्य नाम क्या है? C2H6O2 ये किसका नाम है? एथेनॉल हो नहीं सकता, फिनॉल हो नहीं सकता, ग्लिसरॉल है नहीं, तो किसका होगा ये? एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट? स्टोइकियोमेट्रिक किस टाइप का डिफेक्ट होता है ये? तो ये होता है पॉइंट डिफेक्ट, ओके। इस जो ये टॉपिक है इस पे मेरी वीडियो आने वाली है जल्दी, ओके, तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या फिर क्रिस्टल में जितने भी प्रकार के डिफेक्ट होते हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जितने भी हैं सब देख लेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? अब देखिए एग्जाम में कई बार जल्दीबाजी में हम इस नहीं को पढ़ते ही नहीं है, ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? और देखेंगे फटाफट देखेंगे कांच, इस पर टिक मार के चल दिया और सोचेंगे कि हमारा ये सही है, फिर घर आके पता चलता है कि ये तो गलत है, ओके। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है? क्ले का, चिकनी मिट्टी का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ओके, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? टाइडल है नहीं, सोलर है नहीं, वेव एनर्जी है नहीं, कौन सा होगा? फायरवुड, यानी कि लकड़ी, लकड़ी का जो जलाना, पारंपरिक जो हम पहले जलाते थे, ओके। अब देखिए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको करवा दिया था उस वीडियो में अच्छे से, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अणु अन्य अणु से स्वतंत्र एक झिल्ली के आर पार गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ओके, तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक है ये, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, तीनों बताया था, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, तीनों बताया था कि जो अगर एक को लेके जाना है एक अणु को इस साइड, इसे बोलते हैं यूनिपोर्ट, दो को लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट, और दो को इसमें भी ले जाते हैं एंटीपोर्ट में, लेकिन एक इस साइड से जाता है लेकिन और दूसरा इधर से जाता है, ओके, इसे बोलते हैं एंटीपोर्ट। हमसे पूछा गया था एक अणु ले जा रहे हैं वो भी स्वतंत्र है, यानी कि उसके साथ कोई दूसरा नहीं है, तो इसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय में अल्फा कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ओके, तो जो हमारा पैनक्रिया होता है, पैनक्रिया में बहुत सारे सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पीपी, ये सब सेल्स होते हैं, उनसे हार्मोन या फिर एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। हमसे पूछा गया है कि अल्फा, अल्फा से क्या होता है? ग्लूकागन, ग्लूकागन सीक्रेट होता है। ग्लूकागन का क्या यूज होता है? ग्लूकागन क्या करता है? ग्लाइकोजन को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में, ओके, सब बता रखा है मैंने आपको। अल्फा से ग्लूकागन, और बीटा से इंसुलिन, और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, पीपी से क्या होता है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये सब, इन सब के मैंने यूज बता रखा है, अच्छे से बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कचरे के नियंत्रित दहन की प्रक्रिया है, ओके, क्या बोलते हैं इसको? भस्मीकरण, ओके, भस्मीकरण करते हैं। मैंने आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में बताया था। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब किसी तालाब में एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी हो जाता है, एल्गी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस तालाब में NPK जो पोषक तत्व होते हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ओके, इनकी मात्रा बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा एल्गी हो जाते हैं। अब एल्गी क्या करते हैं? सारा पोषक तत्व खा जाते हैं, और जो तालाब में जितने भी जीव जंतु पौधे हैं उनके लिए कुछ नहीं बचता, ओके। ये था यूट्रोफिकेशन। ओके, सेपोनिफिकेशन आपको पता है, साबुनीकरण, ओके, वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि केचुए द्वारा खाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। और किस में होता है 4? बर्ड में भी 4 होते हैं, बर्ड में भी 4 होते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको, फिश में 2 होते हैं, एम्फीबियन में 3 होते हैं, रेप्टाइल में भी 3 होते हैं, और एक एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? 4। कितने होने चाहिए थे उसमें? 3 होने चाहिए, लेकिन है उसमें कितने? 4। बर्ड और जो मैमल्स है, इंसान भी मैमल्स है। मैमल्स कौन होते हैं? जिनमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं और जो बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को नहीं देते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं मैमल। तो इनमें कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं द्वारा पतले तार में खींचे जाने की उनकी क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सा गुण है जिसमें हम एक धातु को खींचकर पतली लंबी तार बना सकते हैं? तो इसको बोलते हैं लचीलापन, या फिर बोलते हैं इसको डक्टिलिटी, ओके, डक्टिलिटी, इसी को तन्यता भी बोलते हैं, तन्यता। और एक होता है मेलिबिलिटी, अधातुवर्धन। इसमें क्या करते हैं हम, ये एक ऐसा गुण है धातु का जिसमें हम धातु को पीट पीट के उसकी एक पतली शीट बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं, ओके। लस्टर मतलब चमकदार, और कंडक्टिविटी मतलब चालकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद टेक्निक्स फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनालिसिस टू सपोर्ट मल्टीपल एरिया ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग बायोमेडिसिन इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV, अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड। कौन से ग्रुप का मेंबर है ये? तो रेट्रोवायरस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है जिसमें मानव और अन्य जीवों के साथ रहता है? ओके, सबसे नीचे लेयर देखी थी हमने, 5 लेयर होती है। ओके, सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी थी? जो 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक थी, या फिर 12 से 18 भी बोल सकते हैं इसको, इतने किलोमीटर तक थी। ये था हमारा क्षोमंडल, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, ओके, ट्रोपोस्फेयर। देखिए, एक चीज़ बताना भूल गया था मैं उस वीडियो में, टेम्परेचर को लेके। ट्रोपोस्फेयर यानी सबसे नीचे वाली लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फिर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, फिर और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, यानी ट्रोपोस्फेयर में देखिए कितना होता है, 15 से लेके -56 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। फिर देखिए टेम्परेचर यहाँ से क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 56 से -2.5 हो गया, फिर यहाँ से टेम्परेचर फिर घट जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। ओके, फिर एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सन हम वहाँ पहुँच गए, ब्रह्मांड में पहुँच गए, सन की डायरेक्ट रेज आ रही है हमारे पास। ओके ओके, तो ये लेयर आपको पता होनी चाहिए, और इनमें क्या क्या घटनाएं घटती है ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन और ऊंचाई परिवर्तन के साथ दो बिंदुओं के मध्य दाब अंतर के मध्य के संबंध को किसने विकसित किया था? किसने डेवलप किया था? ओके, वेग यानी वेग था V1 V2, और हाइट भी था H1 H2। ये किस में था? ये पाइप, एक टाइप की पाइप बनाया था मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये एरिया A1 है या एरिया A2 है। ये किसने डेवलप किया था? तो बर्नौली ने किया था। ओके, बर्नौली का प्रमेय है ये बर्नौली का प्रमेय मैंने आपको उस दिन बता दिया था। ओके, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे हम किसी भी पॉइंट पे तो ये कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। यही है बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 3 मीटर की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ओके, इसमें देखिए वक्रता त्रिज्या दे रखा है, यानी R दे रखा है 3। हमें पता है F = R/2 होता है। ओके, तो 3/2 आ गया F की वैल्यू। अब इसको हम जब रखेंगे अंदर समीकरण में रखेंगे, यानी 1/F वाले में, और यहाँ पे हम दर्पण की बात करें तो बीच में प्लस आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रह रहा हूँ, 1/F की वैल्यू आएगी 3/2, ये पलट के आ जाएगा 2/3। ओके, ये हो गया, इज इक्वल टू 1/V, और ये माइनस का हो जाएगा 1/5। माइनस क्यों होता है? क्योंकि हम u को हमेशा माइनस में लेते हैं। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 5 या 15, 10 और 3 13, 13/15 हो जाएगा। ओके, और इसको जब पलट देंगे v की वैल्यू निकलेगी 15/13, 15/13। इसको जब काटेंगे तो 1.15 मीटर ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निर्मित प्रतिबिंब का आकार छोटा है, ओके, छोटा किस में होता है? 2 ही कंडीशन में होती थी, पहले वाले में और दूसरे वाले में। तीसरे वाले कंडीशन में दोनों बराबर हो जाते थे, उसके बाद बड़ा होने लग जाता था। ओके, ऐसे याद करना है आपको भी। तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था? जब हम उसको इन्फिनिटी पे रखते थे। अब इन्फिनिटी वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा कंडीशन क्या था? जब हम उसको 2F1 से पीछे रखते थे, यानी बियॉन्ड 2F1 पे रखते थे, तभी हमें छोटा मिलता था। तो हम इतना ही पढ़ के हम बता सकते थे इसका आंसर। ओके, इसका आंसर हो गया बियॉन्ड 2F1। बाकी मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई थी। 6 वाला जो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अलग ही होता है। ओके, 6th वाला जो कंडीशन होता है, 5 कंडीशन में तो आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है, लेकिन जो छठा कंडीशन में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि यानी एको में उत्पादित बिंदु से प्रावर्तिक सतह तक ध्वनि द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी पूछी गई है। एको जो है वो, जैसे ये सोर्स है, यहाँ से ध्वनि निकल रही है, और ये क्या है? जो प्रावर्तक सतह है वहाँ से टकरा के जहाँ से आएगा एको, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? मिनिमम न्यूनतम पूछा गया है 17.2 होता है। 17.2 है नहीं, तो मतलब इसने टोटल पूछा है, यानी गया भी और आया भी। तो 17.2 गया, 17.2 आया, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हुआ? 34.4। 34.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब इस क्वेश्चन को गलत करते हो बार बार, कितना भी समझा दिया जाए। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 13 के तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया है कि ग्रुप 13 में जो तत्व है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। ओके, तो दो चीज़ होती है, एक तो वैलेंसी होती है और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, बहुत बार बताया मैंने, लास्ट बार बता देता हूँ।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो उसकी लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट कक्ष है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो। ओके, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी, वैलेंसी किसे बोलते हैं? वैलेंसी यानी कि जो उसकी लास्ट ऑर्बिट है उसको पूरा करने के लिए, यानी लास्ट कक्ष को पूरा करने के लिए जितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे बोलते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। ओके, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 3, ये होगा। अब जो इसकी लास्ट कक्षा है वो कितनी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। ओके, तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलेंगे? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 3। जबकि अगर इसकी वैलेंसी पूछी जाए, वैलेंसी यानी कि इसकी लास्ट कक्षा को पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी जो थर्ड है, ये थर्ड है ऑर्बिट है इसका, इसको थर्ड सेल है, तो इसको पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए? 5 चाहिए, 8 चाहिए ना इसमें टोटल पूरा करने के लिए। तो 5 और मिल जाएंगे तो इसको 8 हो जाएंगे, तो पूरा हो जाएगा। लेकिन 5 इसको कोई देगा नहीं। ओके, 5 ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? अपने 3 डोनेट कर देगा। ओके, जब ये अपने 3 डोनेट कर देगा तो इसके पास बचेंगे 2,8, यानी 2 सेल बचेंगे। तो जो इसका लास्ट कक्ष है अब ये वाला है। ओके, और ये क्या है? पूरा है, 8 के 8 है इसमें। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ओके, और कैसी होगी? +3। प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने ये डोनेट कर दिया है। ओके, तो ये होता है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 13 में पूछा है, ग्रुप 13 में, तो ग्रुप तो मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में अगर आपको पता करना हो ग्रुप में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या है, जैसे 10 से ऊपर कोई सा भी ग्रुप है तो उसमें आपको क्या करना है? 10 माइनस कर देना है। जैसे 13 है, 13 में से 10 माइनस कर देना है आपको, तो कितना बचा? 3। तो इस जो ग्रुप नंबर 13 है इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे? 3 होंगे। ओके, अगर ग्रुप 14 का होता तो इसमें से 10 घटाना था, तो ये कितना बचता? 4। ओके, तो 4 इसमें होते। ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट है उस सब में कितने होते? 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ओके, प्रकृति में कितने मौलिक बल विद्यमान है? ओके, फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं प्रकृति में, नेचर में? तो टोटल 4 फोर्स हैं। कौन कौन से हैं 4 फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। ओके, ये 4 फोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद का उपयोग उन कोशिकाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है जो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से विशिष्ट हो जाती है और विभाजित होने की क्षमता खो जाती है, यानी जिसमें सेल डिवीजन की पावर नहीं होती है। तो प्लांट में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी जिनमें सेल डिवीजन की पावर नहीं होती, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें सेल डिवीजन की पावर होती है। तो हमसे पूछा गया जिसमें विभाजित होने की क्षमता नहीं होती, तो किसमें नहीं होती? परमानेंट टिश्यू में। इसका आंसर क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किस चीज़ का निर्माण होगा? तो NaCl का करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो किस में टूट जाएगा ये? Na और Cl में, Na+ और Cl नेगेटिव में, यानी सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा, सोडियम और क्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो वे डैश उत्पन्न करते हैं। ओके, मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम और HCl, इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? MgCl2। ओके, प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस H2। ओके, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाल शैवाल कहा जाता है? ओके, रेड एल्गी का एग्जांपल पूछा है, तो रेड एल्गी कौन सा होता है? क्लोरोफाइकी क्या होता है हमारा? ग्रीन। ओके, फियोफाइकी कैसा होता है? ब्राउन। और रोडोफाइटी कैसा होता है? रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह पर किसी वस्तु के लिए वस्तु पर आरोपित अभिलंबवत बल। ओके, कोई सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलते हैं? W=mg, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? वेट। वो वस्तु का वेट होता है, यानी वेट एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या है जिसमें 4 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है? ओके, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पूछा है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 4, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो मिनी माता रोग वाटर पॉल्यूशन से संबंधित है। ओके, बताया था मैंने आपको, जापान में एक शहर मिनी माता वहाँ पे, और किसकी वजह से होता है? तो मरकरी की वजह से होता है मिनी माता। कैडमियम की वजह से क्या होता है? इटाई, और नाइट्रेट आयन की वजह से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
C3H8O3 का सामान्य नाम क्या है? ओके, C3H8O3 का सामान्य नाम क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ये क्या होता है? ये ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाला चिकित्सा उपकरण कौन सा है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो? हेडफोन वाला बताया था मैंने आपको। आला बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ओके, क्या बोलते हैं इसको? स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए, बैरोमीटर के बारे में बताया था मैंने आपको कि बैरोमीटर की जब रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जाती है तो इसका मतलब होता है मौसम साफ है। ओके, धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका मतलब होता है कि बारिश होने वाली है, और एकदम से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि तूफान आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल ग्रंथिकाओं में राइजोबियम एक है। ओके, राइजोबियम इन रूट नोड्स, जड़ों में होता है राइजोबियम। और राइजोबियम क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है ये, एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्स करता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ओके, ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल है। ओके, क्योंकि पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते वायुमंडल से, तो ये किसकी फॉर्म में लेते हैं? नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट। जो काम कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 मीटर त्रिज्या के एक गोलाकार बर्फ के मैदान पर स्केटिंग करने वाली लड़की विस्थापन का परिमाण क्या होगा? देखिए इसमें क्वेश्चन में एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पॉइंट ए है, एक लड़की यहाँ से स्केटिंग करना शुरू करती है और यहाँ बी पे पहुँचती है। तो पूछा गया है कि कितना डिस्प्लेस होगी, कितना विस्थापन होगा। ओके, तो विस्थापन कितना होगा? शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, यानी ये वाला, ये। और ये कितना होता है? ये होता है हमारा डी की वैल्यू क्या होती है? 2r के बराबर। r कितना है? 200, तो डी कितना हो जाएगा? 400। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने को संदर्भित करता है? ओके, तो कौन सी ब्रांच है वो? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम सब्जियां, फूल, फल ये सब उगाते हैं। ओके, नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से रेखीय अणु कौन सा है? रेखीय अणु कौन सा है इसमें से? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा एक रेखीय मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से नाक में गंध महसूस करने के लिए कौन सा रिसेप्टर होते हैं? नाक में कौन से रिसेप्टर होते हैं जिनसे हमें गंध आती है? तो ये है हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं? जीभ पे होते हैं, स्वाद का पता लगता है इनसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय यानी इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है? इन सिटू का, इन सिटू यानी इन से बताया था मैंने घर में, घर के अंदर। एक्स सिटू मतलब घर के बाहर, यानी जानवरों को उनके घर के अंदर, उनके घर के अंदर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, ये हो गया हमारा राइट आंसर, इन सिटू। और बाकी जितने ये एक्स सिटू है। ओके, बॉटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, कैप्टिव ब्रीडिंग, ये सब क्या है? एक्स सिटू के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी SI इकाई का उपयोग किया जाता है? ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए SI यूनिट क्या है? तो है मोल। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम लोहे की कोर जिस पर एक विद्युत धारावाही कुंडल एक विद्युत चुंबक के अन्य कुंडल के साथ कुंडलित होता है जो मोटर की शक्ति को बढ़ाता है, उसे क्या कहा जाता है? ओके, तो हमने मोटर देखा था, मोटर का डायग्राम देखा था। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सब देखा था। ओके, तो इसकी बात कर रहा है, ये है जो नरम लोहे की कोर, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। ओके, इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेलिज में गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। ओके, नाभिक में पाए जाते हैं गुणसूत्र। नाभिक के बारे में बताया था मैंने आपको, ये नाभिक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और ये होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर छोटे छोटे डॉट डॉट सी संरचना होती है जिनको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ओके, नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर और हमारा हो गया एटम बम। एटम बम, ठीक है, इन दोनों में होता है हमारा नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। जबकि हमारा सन हो गया और हाइड्रोजन बम हो गया, इनमें क्या होता है? इनमें होता है नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब EMF 10 वोल्ट की बैटरी और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 3 ओम की बैटरी को परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा के साथ जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा? ओके, तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था EMF का, E = I/R+R। तो हमसे पूछा गया है R यानी कैपिटल R के बारे में, और E दे रखा है हमें 10 वोल्ट और I भी है 0.5 और R स्मॉल r की वैल्यू है 3।
ओके, इसको नीचे ले जाएंगे यानी 10/0.5 और इधर बचा 3 + r। इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा। इस 3 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, यानी 20 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 17 ओम आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल में डैश होता है। ओके, पेंसिल किस चीज़ की बनी होती है, पेंसिल में जो जिससे हम लिखते हैं बीच में जो होता है ब्लैक ब्लैक से, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ओके, ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटल यानी अधातु है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जिसमें करंट पास हो सकता है, विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंरक्षित बल का उदाहरण कौन सा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल पूछा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं, जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं, और कंजर्वेटिव जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, निम्न में से कौन है, तो फ्रिक्शन है यानी कि घर्षण बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आधारी उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन कंट्रोल करता है, ओके, कौन रेगुलेट करता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कौन करता है, थायराइड हार्मोन करता है। ओके, थायराइड हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इसको क्या बोलते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सरीसृप के रूप में विकसित हुए। ओके, यानी पहले ये थे कुछ और थे और बाद में ये रेप्टाइल्स बन गए, तो ये कौन थे, एम्फीबियन। एम्फीबियन ही बाद में जाके क्या बने, रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान के लिए चुना गया मानक तत्व, द स्टैंडर्ड एलिमेंट चूजन फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो कार्बन के C12 आइसोटॉप को चुना गया था इसके द्रव्यमान के लिए। किसी का द्रव्यमान निकालना है हमें, किसी का मास निकालना है किसी एलिमेंट का, तो C12 के द्रव्यमान से हम उसको कंपेयर करते हैं। ओके, और C14 यानी कि C14 इसका उपयोग हम किस में करते हैं, कार्बन डेटिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजेमाइड को ब्रोमीन और क्षार के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। ओके, तो हमने देखा था हार्मन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, जिसमें हम क्या करते थे, बेंजेमाइड। और बेंजेमाइड क्या होता है, बेंजेमाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर CONH2 लगा होता था। ओके, ये बेंजेमाइड, इसको हम करते थे ब्रोमीन और NaOH के साथ। ओके, NaOH यानी कि क्षार बेस के साथ गर्म करते थे तो क्या बन जाता था, एनिलीन बन जाता था। ओके, तो एनिलीन कैसा होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है। ओके, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, एनिलीन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वह कौन सा गुण है जो हमें समान त्वरित्व और प्रबलता वाली एक ध्वनि को दूसरी ध्वनि से भिन्न करने में सक्षम बनाती है। ओके, यानी कि पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, तो ऐसा कौन सा गुण है ध्वनि का जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो ध्वनियों के मध्य। ओके, तो ये कौन सा गुण होता है, ये होता है टिम्बर। ओके, टिम्बर या फिर इसी को बोलते हैं क्वालिटी। ओके, क्वालिटी या फिर टिम्बर। ओके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किस पे होती है, पिच पे डिपेंड करती है। ओके, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि लाउडनेस पे। उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा ध्वनि क्या होगी, लाउड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से नहीं है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम से इनका रिलेशन नहीं है। ओके, तो वर्क का तो होता है, इंटरनल एनर्जी का भी होता है, हीट का भी होता है, लेकिन एंट्रोपी, एंट्रोपी का किससे होता है, थर्ड लॉ से होता है। ऊष्मागतिकी का जो थर्ड लॉ है उससे होता है एंट्रोपी का रिलेशन। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। यूनिट क्या है ओजोन परत को मापने की, तो इसकी यूनिट है डॉप्सन। ओके, डॉप्सन होती है इसकी यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओके, तो ये तो बहुत ईजी है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, यानी गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जो फर्स्ट लॉ है। ओके, केपलर ने ग्रह संबंधित नियम दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पलायन वेग की गणना कीजिए। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, ईस्ट के वेलोसिटी कितना होता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा पृथ्वी का वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्थापन की दिशा में बल के घटक और इस विस्थापन के परिमाण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो वर्क की डेफिनेशन है W=F_d या फिर F_s cos थीटा। ओके, बल लगाते हैं और उसमें जो विस्थापन होता है उसी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, वर्क डन। ओके, किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय समीकरण दर्शाते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र संचरण की दिशा के कैसे होते हैं,
तो ये लंबवत होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट के माध्यम से आप ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने आए। 100 में से 100 आने चाहिए ऐसे तो, पर फिर भी आपके कितने आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में कठिनाई हुई तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में क्लेरिफाई कर दूंगा। और अगर इन सभी क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।